क्या आप सीबीएसई बोर्ड के 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस वीडियो में हम आज आपके सामने ये बताएंगे कि 7th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में फिज़िक्स के इस चैप्टर में जिसका नाम है मोशन एंड टाइम, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता है। तो इसको बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स। देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ाते हैं सीबीएसई बोर्ड। इसमें आपको स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में और पीरियडिक मोशन के बारे में बताया जाता है। एज यू नो, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन, दिस इज सर्कुलर मोशन, और जो समय के साथ एक ही मोशन को रिपीट करे उसको कहते हैं पीरियडिक मोशन। अब इसने कहा कि क्या आप ये परिभाषा 6th क्लास से याद कर सकते हैं। इफ़ यस, दैट मीन्स इन्होंने 6th क्लास में भी इन्हीं मोशंस के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इन्होंने किन्होंने, सीबीएसई वालों ने। इसके बाद इन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें, तो हम वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स में इन्होंने आपको बताया है कि जो सोल्जर्स हैं, जब वो मार्च पास्ट में चलते हैं तो वो कैसे मोशन में चलते हैं, स्ट्रेट मोशन में चलते हैं। एक बुलक कार्ट है जो कि आपकी मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे, तो वो कैसे मोशन में चलेगी, वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन मोशन में ही चलेगी। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ये आपका एक पीरियडिक मोशन में रहेगा। ठीक है। पेडल ऑफ बाइसिकल इन ए मोशन, तो बाइसिकल का पेडल आपका कैसे चलता है आप जानते हैं। आप इस तरीके से पेडल मारते हैं, हाफ हाफ मारते हैं, फिर वो पूरा ऐसे करके घूमता है। तो दिस इज ऑल्सो ए सर्कुलर मोशन एज वेल एज इट इज़ अ पीरियडिक मोशन। उसके बाद आपके सामने आ जाता है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कैसा है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो ऑर्बिट होती है वो एकदम सर्कुलर नहीं होती है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। तो जो मोशन हुआ वो आपका इलिप्टिकल हुआ, बट वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इट इज़ अ पीरियडिक मोशन। नाउ मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले का मोशन कैसा होता है, इस तरीके से होता है, एक पेंडुलम के तरीके का, तो ये भी आपका हो गया पीरियडिक मोशन। उसके बाद हो गया मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ये कैसा मोशन हो गया आपका, ये हो गया आपका पीरियडिक मोशन। इसके बाद देखते हैं इसमें, इस बुक के अंदर, आई मीन इस चैप्टर के अंदर और आपको क्या बताया गया है। इसने कहा है कि ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि आप इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स को ये भांप पाएँ कि इनका मोशन स्लो है या फास्ट है, लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे। तो हम डिसाइड करते हैं जब सेम टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मूव करती है वो फास्ट या स्लो करती है। दैट मीन्स हम ये डिसाइड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर ये एक छोटी सी डिस्टेंस है, सपोज ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में, तो अगर यही सेम डिस्टेंस कोई गाड़ी है, सपोज B1, इस गाड़ी ने इस डिस्टेंस को सिर्फ 5 सेकंड में तय कर लिया, और कोई गाड़ी है B2, उसने इस डिस्टेंस को 10 सेकंड में तय किया, तो हम ये कहेंगे कि जो B2 गाड़ी है वो आपकी स्लो है। क्यों? क्योंकि दूरी तो सेम थी, है ना, डिस्टेंस तो सेम थी, लेकिन इस B2 गाड़ी ने आपका टाइम ज़्यादा लिया है। ठीक है। तो उसके बाद में आगे ये आपको बताते हैं इस बुक के अंदर डिफरेंशिएट करना कि स्लो और फास्ट मोशन का डिफरेंस क्या होता है। तो लेट अस सी कि इन्होंने आगे इसमें क्या बताया है। सेम चीज़ ही बताई है जो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है, उससे ज़्यादा इस पैराग्राफ में और कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद इन्होंने एक एक्टिविटी दी है विच इज़ एक्टिविटी 13.1। इसके अंदर इन्होंने दो फिगर्स को यूज़ किया है, फिगर 13.1 एंड फिगर 13.2। तो वो देख लेते हैं पहले, फिगर 13.1 क्या है। फिगर 13.1 ये एक फिगर है जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी गाड़ियां एक रोड पे चलती हुई दिखा दी हैं आपको। दिस इज फिगर 13.1, और इसके इन्होंने कैप्शन में लिखा है व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए रोड। अब फिगर 13.2 देख लेते हैं कि उसमें इन्होंने क्या बताया है। फिगर 13.2 के अंदर भी सेम ही गाड़ियां हैं और सेम स्ट्रेट रोड पर चल रही हैं, लेकिन इस बार गाड़ियां थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं। यानी कि जैसे कि आप इस लाल गाड़ी को देखेंगे, ये लाल गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी है, पहले ये कहाँ थी पहले ये थोड़ी पीछे थी। ये लाल गाड़ी से पहले आगे इतनी सारी गाड़ियां थी, लेकिन इस वक्त लाल गाड़ी के आगे जो है वो कम गाड़ियां हैं। दैट मीन्स इसका थोड़ा सा डिस्टेंस आगे आया है। तो ये इन्होंने पोजीशन दिखाई है व्हीकल की आफ्टर सम टाइम, सपोज 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद में देख लें। तो ये आपकी एक्टिविटी है, और इसके हिसाब से वो ये कहना चाहते हैं कि सपोज इन्होंने 100 मीटर की डिस्टेंस चली है, तो आप उस हिसाब से देख करके बताइए दोनों पिक्चर्स में कि कौन सी गाड़ी सबसे तेज़ चली। यानी कि डिस्टेंस सेम थी 100 मीटर,
100 मीटर, डिस्टेंस सेम थी 100 मीटर, और उस हिसाब से किसने कम समय में इस डिस्टेंस को तय कर लिया, वो आपकी फास्टेस्ट गाड़ी होगी, है ना। तो स्लो और फास्ट आप कैसे डिसाइड करते हैं, जब कोई एक फैक्टर आप जो है वो फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, या तो आप जो है समय फिक्स कर दें, यानी या तो आप टाइम फिक्स कर दें सभी गाड़ीज़ के लिए, यानी कि सपोज सभी गाड़ियों के लिए आपने समय फिक्स कर दिया 5 सेकंड, फिर कहें कि 5 सेकंड में सबसे ज़्यादा दूरी कौन सी गाड़ी चलेगी वो आपकी फास्टेस्ट है, या आप कहें कि डिस्टेंस है भाई हमारी 100 मीटर, और सबसे कम समय में कौन सी गाड़ी इसे तय करेगी वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। तो स्लो और फास्ट को डिसाइड करने का तरीका आपको आ गया। फिर अगला जो इनका पॉइंट है वो है आपका 13.2, उसमें इन्होंने स्टूडेंट्स को सीबीएसई बोर्ड में स्पीड के बारे में बताया है। तो स्पीड के बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने कहा कि हमने ऊपर एग्जांपल दिया है कि हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। तो ये मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, इससे ज़्यादा इसमें इन्होंने कुछ नहीं बताया है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है स्पीड की डेफिनेशन देने की कोशिश की है कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है कि यूनिट समय में चली गई दूरी को स्पीड कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। फॉर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, हाँ, यूनिट टाइम आपका हो सकता है 1 सेकेंड, यूनिट टाइम आपका हो सकता है 1 आवर, यूनिट टाइम आपका हो सकता है 1 मिनट, बट इट शुड बी यूनिट टाइम। दैट मीन्स जो मैग्नीट्यूड पार्ट है ये वाला, ये आपका 1 होना चाहिए, दैट इज़ द यूनिट टाइम। अब ये आपके डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, ये आपके डिफरेंट ऐसे हो सकते हैं कि आपकी स्पीड की जो यूनिट होती है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई गाड़ी है, उसने जो है 5 सेकेंड में सपोज वो 10 मीटर चली है, ठीक है। तो आप स्पीड आपने कैसे डिफाइन करी कि यूनिट समय में चली गई दूरी को, यानी कि 5 सेकेंड में अगर उसने 10 मिनट की सॉरी 10 मीटर की दूरी तय करी है, तो 1 सेकेंड में कितने मीटर की दूरी तय करेंगे, 1 सेकेंड में आपकी दूरी तय करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी जो है स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है। अब सपोज हम 1 घंटे में यानी कि 1 आवर में निकालना चाहें कि कितनी दूरी तय की है, तो फिर उसके बाद यूनिट चेंज होकर क्या आ जाएगी, सपोज कुछ कैलकुलेशन करके समथिंग, सपोज 2 आ जाए, 2 मीटर, सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने मीटर से किलोमीटर क्यों कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट हमने टाइम की जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है ना, समय हमने उसको ज़्यादा दे दिया है, हालांकि वो यूनिट टाइम है ना। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ इन्होंने स्पीड के बारे में बता दिया। देन दे से कि व्हेन वी से दैट अ कार इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 किलोमीटर वो गाड़ी चल जाती है 1 घंटे के अंदर, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन एन आवर। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। उसके बाद में बोलते हैं कि हाउ एवर ए कार सेल्डम मूव्स विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड इन एन कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर एन hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. So ये इनका कहने का यहाँ पे मतलब है कि जब हम ये कहते हैं कि 1 घंटे में किसी गाड़ी ने सपोज़ 50 किलोमीटर तय किए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सपोज़ 1 आवर में, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी स्पीड हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज़ 50 किलोमीटर एंड टाइम इज़ 1 आवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो गाड़ी यहाँ से सपोज आप घर से गाड़ी लेके चले तो आप एकदम 50 की रेस पे उसको दौड़ा दिए, ऐसा नहीं है। पहले आप धीमे धीमे उसे लेकर के चले, आपको जैसे भी जिस हिसाब से एक्सेलेरेटर दबाना है उस हिसाब से आपने 10 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद एक्सेलेरेटर दबाया, और फिर धीमे धीमे आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी। फिर उसके बाद जहाँ आपको रुकना है फिर आप धीमे 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 होते चले गए। तो जब हम ये कहते हैं कि किसी व्हीकल की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो हम ये कहते हैं कि ऑन एन एवरेज इस पूरी जर्नी के अंदर
उस गाड़ी की जो स्पीड रही वो 50 किलोमीटर पर आवर रही। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड जो है वो इतनी ही रही। नाउ नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में वो आपको जो है ये डेफिनेशन और कैलकुलेशन के हिसाब से बताना चाहेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ इन्होंने फॉर्मूला दिया है जो कि मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया कि स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये ऐसा क्यों है, जब भी आप किसी चीज़ के टोटल को टोटल नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा एक एवरेज चीज़ मिलती है। ठीक है, आप पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उस चीज़ का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये स्पीड भी क्या है, ये आपको एवरेज स्पीड दी जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो 7th क्लास में सीबीएसई में स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में इन्होंने एक ब्लू कलर में यहाँ एक नोटिस दिया है, और इस ब्लू कलर में इन्होंने क्या बात लिखी है वो हम देख लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस or for long duration of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द गाड़ी जो हमारी रोड पर चलती हैं कार्स, वो कैसे मोशन में चलती हैं? डेफिनेटली वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलती हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? इसको अगर हम देखें, कह रहे हैं कि सपोज ये पूरी डिस्टेंस थी ऐसे, ये एक बहुत लंबी डिस्टेंस थी, तो इतनी से इतनी दूरी तक गाड़ी की स्पीड थी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ा और बढ़ी, फिर गाड़ी की स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ा और बढ़ी, फिर गाड़ी की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देखोगे कि पर्टिकुलर दूरी में जो स्पीड थी वो डिफरेंट थी, यहाँ डिफरेंट थी, यहाँ डिफरेंट थी, तो एक जैसी नहीं थी। तो जब सिमिलर स्पीड नहीं, सेम स्पीड नहीं रहती, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रहती है थ्रू आउट द जर्नी, किसी एक व्हीकल की, किसी एक इंसान की, या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अब सपोज ये तीनों जगह पे अगर स्पीड सेम रहती, हर जगह जो है 6 मीटर पर सेकेंड रहती इस पूरी जर्नी के अंदर, तो उसको हम कह देते हैं कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो जहाँ पे स्पीड आपकी चेंज नहीं होती है, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ब्लू वाले पार्ट में इस बुक के अंदर आपको यही बताया गया है। उसके बाद आपको बताया है कि वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। अब ये बात कैसे पता है? ये बात तो अभी आपको फॉर्मूले में ऊपर बताई है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम आपका जो है वो सेकेंड्स में हो सकता है, दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अगली हेडिंग दी है। पहली वाली हेडिंग क्या थी? स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग है आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम जैसा कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये टाइम को मेजर करने वाले हैं। हम टाइम को मेजर कैसे करते हो आप अपनी डेली लाइफ में? हम टाइम को मेजर करते हैं घड़ियों से। ठीक है, वॉल क्लॉक है, और जो आप हाथ में घड़ी बांधते हैं, आजकल तो मोबाइल फ़ोन में भी है आपके पास में। ठीक है, अब इसमें ये थोड़ा सा आइडिया देंगे कि पुराने ज़माने में किस तरीके से हम किया करते थे। तो यहाँ ये कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये कौन सी इवेंट्स होती हैं? जैसे सूरज रोज निकलता है ना, चांद रोज निकलता है शाम को। ठीक है, सूरज शाम को रोज छिप जाता है, तारे आपको रोज शाम को दिखाई देते हैं, कभी कभी बादल होते हैं तो नहीं दिखते हैं, बट दिखते हैं ओवरऑल। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रिपीटेड मोड पे होती हैं। जैसे कि फुल मून आपका मंथ में एक बार आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो आपकी नेचर जो रिपीट करता है अपनी इन चीज़ों को एक डेफिनेट इंटरवल पे, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे टाइम को मेज़र करते हैं। और इसी चीज़ से रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल बनता है। तो कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया कि सनराइज एवरी डे, हमारे एंसेस्टर्स ने ये देखा, और उन्होंने देखा कि जो टाइम है अ, वो एक फिक्स टाइम है डेली का, किसमें? सनराइज में और सनसेट में। तो वो जो डिफरेंस है बिटवीन सनराइज डिफरेंस है बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, उसको हम क्या कहते हैं? एक दिन कहते हैं हम इसे, ए डे। ठीक है, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इट्स अ नेक्स्ट सनराइज। ओके, इट्स अ नेक्स्ट सनराइज। नाउ आवर न्यू मून टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड अ मंथ।
ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पता है कि महीने में एक बार फुल मून दिखता ही दिखता है, तो एक फुल मून से दूसरे फुल मून की जो डिस्टेंस है वो आपकी फिक्स रहता है, सॉरी टाइम है वो आपका फिक्स रहता है, तो उसको हम कहते हैं 1 मंथ। ईयर कैसे फिक्स किया? ए ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। तो अर्थ जितने टाइम में सन के चारों तरफ घूमती है, उस पूरे टाइम उस उतने में वो जितना टाइम लेती है, कौन? अर्थ। किसके चारों तरफ घूमने में? सन के चारों तरफ घूमने में। उस समय को हम कहते हैं 1 साल, यानी कि 1 ईयर। ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं कि इसमें किताब में और क्या पढ़ाया गया है आपको। इसमें पढ़ाया गया है कि ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। डेफिनेटली आपको 1 मिनट का समय मेजर करना है, आपको 10 सेकंड का करना है, आपको 1 सेकंड का करना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं? क्लॉक्स एंड वॉचेस यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दे से कि द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक सेंस ऑफ some periodic motion. They make use of some periodic motion. It's definitely because periodic motion की definition क्या होती है? जब एक particular path पे जो motion है वो अपने आप को repeat करता है, that is a periodic motion, right? Now one of the most well known periodic motion is that of the simple pendulum. तो simple pendulum को आप लोग जानते हैं, या पुराने ज़माने की आज भी कुछ जगहों पे लोगों को घड़ियाँ मिलती हैं, तो वो घड़ियाँ आपने देखी होंगी कि कैसी होती हैं, राइट? वो टिक टॉक वाली जो घड़ी रहती है आपकी, चिड़िया वगैरह उसमें बर्ड्स की साउंड आती है। ठीक है। तो वो आप लोग जानते ही हैं। नाउ आपके सामने ये एग्जांपल है, ये आपका पेंडुलम इसमें लटका हुआ है, और ये इस तरीके से आपका जब 1 घंटा आपका पूरा हो जाता है, 1 आवर, तो ये इस तरह से आपको जो है साउंड करके बता देता है। ये आपकी जो है अलार्म क्लॉक है। नाउ नेक्स्ट ये थोड़ी सी डिजिटल क्लॉक है। इसी आजकल तो डिजिटल क्लॉक में ही अलार्म और एवरीथिंग आने लगे हैं। नाउ नेक्स्ट आपका ये इन्होंने पेंडुलम अलग से आपको बना करके दिखा दिया है। सो दिस इज़ द बॉब। ये इसे थ्रेड पे जो है स्ट्रिंग पे लटका हुआ है, और ये आपका कहीं भी आपको फिक्स कर देंगे इस थ्रेड को इस तरीके से। तो इसका मोशन कैसे होता है? ये बॉब को आपने यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे रखा और यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है। यहाँ से जब आप किसी भी बॉल को आप पकड़ के ऐसे छोड़ेंगे तो वो इस तरफ को मूव करेगी ऐसे। यहाँ से आने के बाद वो यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे आएगी। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम मोशन। और पीरियडिक मोशन भी है, मतलब सिंपल पेंडुलम का मोशन आपका इस टाइप का रहता है। अब सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन में और वर्ड्स में बताएंगे तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया गया है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड। अब देख लेते हैं ऊपर जाके इसमें, ये आपकी क्या है? ये आपकी थ्रेड है, ये आपकी मेटेलिक बॉल है, और ये आपका रिजिड स्टैंड है, ये ऊपर काले वाला। ठीक है। ये आपका रिजिड स्टैंड है। रिजिड का मतलब दृढ़, मजबूत। ठीक है। तो जो मेटेलिक बॉल है उसको हम बॉब कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और फिगर 13.4 भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि क्या होती है। द टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर जाने वाला मोशन, ऐसे ऐसे, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। अब ये आपका ऑसिलेटरी या पीरियडिक मोशन हम इसे कहेंगे। ठीक है ना। तो अभी तक आपने क्या मोशंस, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ ली इस चैप्टर में? अभी तक आपने पढ़ लिया कि स्पीड क्या होती है, स्लो एंड फास्ट कैसे डिसाइड करते हैं, टाइम का मेजरमेंट आप अभी पढ़ रहे हो। ठीक है ना। उसके बाद में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ लिया कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बोब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ मूव्स मूव्स आगे बताता है टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। तो अब ये सिंपल भाषा में हम आपको कहें तो ये आपका रिजिड वो है, ये आपकी बॉल है, तो कैसे ये ओ पोजीशन है आपका, है ना। ये ओ से स्टार्ट किया, ऐसे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, वापस आया, दूसरी साइड पहुंचा, वापस आया। तो जैसे ही ये अपनी इस मीन पोजीशन पे दोबारा आएगा यहाँ पर, इसको हम कह देते हैं कि ये एक कंप्लीट आपका ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, वन वन ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है। इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो अभी इसने क्या किया, ओ टू ए, ठीक है, यहाँ लिखा है ना, ओ टू ए, देन टू बी, ये रहा टू बी, एंड देन बैक टू ओ।
then back to O. So this is a complete one ऑसिलेशन, ठीक है। और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इसके बाद इन्होंने इसमें आपको एक एक्टिविटी दे दी है। एक्टिविटी में इन्होंने आपको पेंडुलम बनाने को दिया है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आप एक सेटअप सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4, यानी इसकी तरह से। अब इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी एक रस्सी बांध दीजिए, उसमें नीचे एक बॉल बांध दीजिए और उसे इस तरीके से हिला के स्टॉप वॉच से आप जो है टाइम को वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम को मेज़र कर सकते हैं कि कितने टाइम हुआ और उस उतने टाइम में इसने कितने ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करके कंप्लीट किए। अब जितने ऑसिलेशन, सपोज इसने 5 सेकंड में 6 ऑसिलेशन कंप्लीट किए, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, इसने 5 सेकंड में 6 ऑसिलेशन कंप्लीट किए, ठीक है। 6 ऑसिलेशन कंप्लीट किए, तो एक सेकंड तो एक ऑसिलेशन इसने कितने सेकंड में कंप्लीट किया, 5 डिवाइडेड बाय 6। सपोज मैं 6/6 ही कर लेती हूँ। 6 सेकंड में 6 ऑसिलेशन कंप्लीट किए, तो एक ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया 6 सेकंड डिवाइडेड बाय 6 सेकंड, विच इज़ इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो यानी कि 1 ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया है 1 सेकंड में, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 हो गया, है ना, 1 सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास इस तरह से पेंडुलम है घर में ही बना के। तो ये इसी टाइप की इसने आपको यहाँ पे एक्टिविटी बताई है, तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं और ये गिन भी सकते हैं आप किस तरीके से है। अब हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ये इन्होंने यहाँ टेबल दी है एक 13.2। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इन्होंने लेंथ दी है, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ से अभी तक हमको कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। लेंथ से अभी अभी तक हमको लेना देना कोई है नहीं, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन। अभी ये टेबल इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने क्या जो आपने घर में सेटअप किया है ना अपने, तो उसमें आप मेज़र करेंगे कि इसने यहाँ ऑलरेडी दे रखी है एक रीडिंग कि 42 सेकेंड के अंदर 20 ऑसिलेशंस के लिए 42 सेकेंड लगे। तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, 2.1। ये कैसे निकाला इन्होंने, ये इन्होंने ऐसे निकाला 42 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 2.1। इसी तरीके से जो घर में आप एक्टिविटी करेंगे उसमें यहाँ और यहाँ मेज़र करके आपका जितना टोटल टाइम आए उसको डिवाइड कर देना 20 से, तो आपका यहाँ टाइम पीरियड निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे नीले रंग में कहानी दे रखी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि देयर इज इस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी that the time period of a given pendulum is constant. Yes, it is true कि एक पर्टिकुलर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा, आप उसको कहीं भी रख लो अनटिल अनलेस आप उसको सिमिलर पोजीशन में रखेंगे। एंड यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो। गैलीलियो का नाम आपने सुना ही होगा। वो कब हुआ था, AD 1564 टू 1642 में। एंड इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन ए चर्च। गैलीलियो एक बार एक चर्च में बैठा हुआ था, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि, पर ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिश्चियन ही चर्च में बैठता हो, आजकल तो कोई भी बैठ सकता है। ही नोटिस दैट ए लैम्प सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद ए चेन वॉज मूविंग स्लोली फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो उसने कहा कि वहाँ चर्च में एक रस्सी से एक लैम्प बांधा हुआ था और वो लैम्प ऐसे ऐसे करके हिल रहा था और वो उसे देख रहा था। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट the same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation। तो उसने कहा कि जितनी देर में ये लैम्प ऐसे जाके और ऐसे यहाँ पे ये वापस आ रहा था ना, उतने ही समय में मेरी जो पल्स रेट जानते हो ना आप, अपना आपका पल्स रेट जितना टाइम में एक को कंप्लीट हो रहा था उतने ही टाइम में आपका ये ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा था। तो यहाँ पे आपको फिर से पढ़ के बता देते हैं उसने क्या बोला। उसने कहा कि ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp completed one oscillation। तो हर बार एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जितना समय लग रहा था उस पर्टिकुलर समय के अंदर उसका जो पल्स रेट था वो कांस्टेंट था, वो सेम था, ठीक है। तो गैलीलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू
वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। उसके बाद गैलीलियो ने क्या किया, अलग अलग तरीके के उसने पेंडुलम बना के देखे। एक बार मोटी रस्सी बांध ली, एक बार पतली रस्सी बांध ली, एक बार बोल डिफरेंट कर दी, एक बार टेबल के ऊपर रख लिया, एक बार ग्राउंड पे रख लिया। ही फाउंड दैट द पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ, यानी कि अगर आप पेंडुलम की एक पर्टिकुलर लेंथ लेंगे ना, फिक्स लेंथ लेंगे, सपोज पिछली बार इन्होंने लिया है यहाँ पे 100 मीटर, तो आप 100 मीटर की जगह आप सिर्फ लीजिए 0.1 मीटर इज ओके, यू टेक 0.1 मीटर, क्योंकि आपको घर में करना है। ठीक है, ये आपको कोई चर्च में या किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पे तो लटकाना नहीं है, तो 100 मीटर का आप क्या करेंगे, है ना। 100 मीटर के लिए यू आर ए चाइल्ड। तो आपके लिए जो इन्होंने कितना दिया था अभी टेबल के ऊपर, सॉरी 100 सेंटीमीटर था, सो इट वॉज 1 मीटर, स्टिल 1 मीटर इज टू लेंदी, सो टेक 0.1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का आप ले लीजिए, यानी एक स्केल के बड़ा जितना बड़ा धागा आप ले लीजिए, छोटा सा। ठीक है, सो उसके साथ में आप ये काम कर सकते हैं, ये एक पेंडुलम बना के उसके ऑसिलेशंस को एक कितने टाइम में आपका ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, उसमें कितना आपका पल्स रेट है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पल्स बीट है वो सेम रहेगा इन वन ऑसिलेशन टाइम, दैट इज़ वन पीरियडिक टाइम। नाउ उसके बाद इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए हैं, जो लोग पेंडुलम क्लॉक्स का इसमें मतलब यूज़ करते हैं। वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक। तो सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक्स आए थे समय मेज़र करने के लिए, उसके बाद जो है वाइंडिंग क्लॉक्स आ गए, रिस्ट वॉचेस आ गए। आजकल तो रिस्ट वॉचेस भी लोग बहुत कम पहनते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या था। नेक्स्ट टॉपिक इन्होंने इसमें दिया हुआ है, सॉरी एक लाइन इसमें छूट गई है, ये इससे पहले या दे से दैट nowadays most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells। आपको पता है ना, आपके आजकल रिस्ट वॉच में क्या हो, एक छोटी सी ऐसे बहुत ही छोटी डायमेंशन की डायमीटर का इतनी सी एक सेल होती है, उसको कहते हैं बटन सेल। ठीक है, वो बटन सेल आपकी रिस्ट वॉच में पड़ती है। ठीक है, सो दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक। ठीक है, एंड द टाइम मेजर्ड बाय द क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। तो इट्स डेफिनेट बिकॉज उस पर आपकी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी एक्यूरेसी और वो सारी चीज़ें भी आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया जाता है जिसमें कि आपको टाइम एंड स्पीड की यूनिट बताते हैं। तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि टाइम आपका सेकंड में आप नापते हैं, मिनट में नापते हैं, आवर्स में नापते हैं। ठीक है, और आपको ऑलरेडी आइडिया है कि सेकंड कितना बड़ा होता है, मिनट कितना बड़ा होता है, आवर्स कितने बड़े होते हैं। नाउ इसके बाद इन्होंने कहा कि बेसिक यूनिट क्या होगी स्पीड की। तो बेसिक यूनिट जो होती है ना, वो आपकी मीटर पर सेकंड में होती है। किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। ठीक है ना, तो ये आपकी बेसिक स्पीड हो जाएगी। लेकिन जब आपका कोई बहुत ही फास्ट या बहुत ही लंबी डिस्टेंस है और आप बहुत ही फास्ट व्हीकल है, वो आपको उसकी स्पीड आपको मेज़र करनी है, तो आप कहेंगे कि किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या आप उसको जो है कोई बहुत ही स्लो स्पीड है तो इतने मीटर पर मिनट, ये बहुत ही स्लो हो जाएगा हालांकि आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप मेज़र कर सकते हैं। तो स्पीड का मेन मतलब क्या है? मेन मतलब ये है कि किसी भी यूनिट टाइम में, चाहे वो 1 घंटा हो, 1 सेकंड हो, 1 मिनट हो, किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की है, कितनी डिस्टेंस मेज़र आई मीन कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली है, वो बताना जो है स्पीड का मेन काम है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटर्न इन सिंगुलर। ये एक मेन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि सभी यूनिट्स हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कि अगर मिनट्स है तो ऐसे नहीं कि ये मिनट, ये है ना मिनट लिखा है तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ मिनट्स लिख देंगे तो वो सही होगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 6 किलोमीटर है तो आप उसको 6 किलोमीटर्स यानी KMS नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा वो। ठीक है ना, या यहाँ पे मिनट्स है, सॉरी मीटर है, तो ये मीटर में ऐसा नहीं कि एम के बाद ऐसा लगा दो इतने मीटर्स, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो सिंगुलर फॉर्म में मतलब उनके पीछे, यूनिट के पीछे एस नहीं लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं 50 किलोमीटर तो ये सही है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, और जबकि ये गलत है क्योंकि इसमें इसमें इन्होंने एस लगा दिया है पीछे। ठीक है ना, जैसे 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो उसको आप 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिख सकते, 8 सेंटीमीटर ही आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन ए डे।
तो आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं? आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है ना? अब नेक्स्ट आप देख लीजिए कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं, ठीक है ना? अब 60 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी? 60 गुना 1 मिनट में कितनी सेकंड है? 60, ठीक है? तो ये इतने सेकंड हो गई 1 घंटे में। अब अगर इसने दिन की बात करी तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, ठीक है? अगर 24 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 इंटू 24, इतने आपकी हो गई मिनट। अब अगर यही चीज़ आप सेकंड में चले जाओगे तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, इतना आपका क्या हो गया? सेकंड, ठीक है? तो अब यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? सिमिलरली सेकंड था कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ ईयर, तो आवर्स का आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए वो हम आपको बता देते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कितने आवर्स होते हैं, ठीक है? कितने आवर्स होते हैं, तो वो आवर्स हम लोग देख लेते हैं। एक साल के अंदर आप जानते हैं कि एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर आपके 365 डेज होते हैं, ठीक है? 365 डेज होते हैं। अभी 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना? तो 365 डेज में कितने हो जाएंगे? 365 डेज में कितने हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे 365 इंटू 24 आवर्स, ठीक है? और 365 क्या था? एक साल, ठीक है? तो एक साल में कितने आवर्स हो गए? ये हो गए, ठीक है ना? एक साल में कितने आवर्स हो गए? ये हो गए आपके, इतना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, इतने आपके आवर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पे अगर आपको देखना है कि जो पिछले वाला आपका ये क्वेश्चन था एक अभी जो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके बताया, अगर आपको वो नहीं समझ में आया हो कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही आता है आपका, समटाइम्स पूछ लेते हैं आपसे, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कितना रहता है आपका। सो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं आपके? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है? अब 1 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर आपका क्या रहता है? मैं कंप्लीट लिख रही हूँ इसलिए एस लगा रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैंने यूनिट लिखी है, यूनिट नहीं, मैंने कंप्लीट नाम लिखा है आवर्स, ठीक है? तो 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं आपकी? 1 आवर में आपकी 60 मिनट्स होती हैं, ठीक है ना? अब 1 मिनट में आपकी 60 सेकेंड्स होती हैं, ठीक है? अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम फर्दर यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब आवर्स को आप मिनट्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है? 24 तो मैग्नीट्यूड है, अब इसको चेंज करना है आवर्स को। तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है? ये हमने लिखा है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स, ठीक है? अब इस मिनट को चेंज करना है सेकंड में, तो अब ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब ये मिनट की जगह हम क्या लिख देंगे? मिनट की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे सेकंड, ठीक है? तो सेकंड में अगर हम देखेंगे, सेकंड में आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 60, तो एंड में कौन सी यूनिट बची? सेकंड, ठीक है? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा कि 1 डे के अंदर इतनी सेकंड्स होती हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट हम उसमें जाते हैं अभी चैप्टर में, पेज में। नेक्स्ट ये आपको बताता है कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। यस, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ज़्यादा दूरी तय करनी है, छोटी दूरी तय करनी है, उस हिसाब से आप घंटे में भी टाइम मेज़र कर सकते हैं, सेकंड में भी मेज़र कर सकते हैं, ईयर में मेज़र कर सकते हैं। आपको एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की बीच का जाने में कितना समय लग रहा है वो मेज़र करना है, तो उसके लिए आप लाइट ईयर यूज़ करते हैं। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है कि लाइट को एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में जितना समय लगता है, ठीक है, उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। और ये जो लाइट ईयर होता है इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को पता करने में, ठीक है?
ना फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज, आपकी उम्र किस में एक्सप्रेस की जाती है, साल में, ईयर्स में, ठीक है ना, डेज में या आवर्स में तो नहीं की जाती, ठीक है ना। सिमिलरली दे से दैट हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड, राइट ना। नेक्स्ट हम उसमें आ जाते हैं कि 2010 द पल्स ऑफ नॉर्मली हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि एक जो हेल्दी अडल्ट होता है, एक हेल्दी बड़ा आदमी होता है, 1 मिनट के अंदर उसकी जो पल्स है वो 72 टाइम्स बीट करती है, ठीक है। आप जिसको मोस्टली कहते हैं ना नब्स, तो नब्स को जब आप मेज़र करेंगे तो वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करेगी, दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर अगर आप मेज़र करोगे तो वो 12 टाइम जो है वो बीट करेगी, ठीक है। सो दिस रेट मे बी स्लाइटली हाइयर फॉर चिल्ड्रन, यस। अगर आप छोटे बच्चे हैं और आप अपनी पल्स रेट मेज़र करेंगे तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, थोड़ा सा हाइयर भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों की मोस्टली पल्स रेट जो होती है वो हाइयर होती है, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पे बीच में क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है, हाउ टाइम वाज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल, राइट। जब पेंडुलम क्लॉक नहीं थे तब समय कैसे आप मेजर करते हैं, तो आपने कई जगह पे देखा होगा, ये इसी में देख लेते हैं, यही इन्होंने बताया हुआ है इस ब्लू बॉक्स बॉक्स में। तो ये जो ब्लू बॉक्स होता है ना सीबीएसई बुक्स के अंदर, ये बहुत ही स्पेशल बॉक्स होता है। तो ये जो नीले वाला बॉक्स होता है ना सीबीएसई की स्पेशली सभी बुक्स में और छोटे बच्चों की बुक्स में, इसमें ना ये लोग स्पेशल पॉइंट्स आपको बताते हैं। तो यहाँ इन्होंने आपको बताया कि द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज़ 1 सेकेंड। और ये बात आप लोग जानते हैं, आपके घर में जो दीवार पर घड़ी है उसमें सबसे कम टाइम आप कितना मेज़र कर सकते हैं, 1 सेकेंड। आपके हाथ में जो घड़ी बंधी हुई है उसमें कितना सबसे कम टाइम कितना मेज़र कर सकते हैं, 1 सेकेंड। हालांकि जो आपकी स्टॉप वॉच है आपके मोबाइल में, उसमें आप जो है 1 सेकेंड से कम टाइम भी मेज़र कर सकते हैं। तो वो आप एक बारी चेक कर सकते हैं या किसी भी बड़े की हेल्प ले सकते हैं अगर आपको ये बात नहीं मालूम है। नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर द टाइम इंटरवल्स इवन स्मॉलर देन 1 सेकेंड। तो वो स्पेशल क्लॉक आपको आपके मोबाइल में भी मिल जाएगी। सम ऑफ दीज क्लॉक्स can measure time intervals as small as 1 millionth और इवन 1 billionth ऑफ 1 सेकेंड। यानी कि अगर आप 1 सेकेंड का ना 1 मिलियन हिस्सा कर देंगे तो उतना कम समय भी आप मेज़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। वो डेफिनेटली आपके घर में या आपके मोबाइल में आपको नहीं मिलेगी। या एक 1 सेकेंड का आप जो है 1 बिलियन पार्ट भी कर लें तो 1 सेकेंड का, तो उतना कम टाइम भी आप मेज़र कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या है, स्पेशल क्लॉक्स है। नाउ यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। अब माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड क्या है, जहाँ पे भी नैनो सेकेंड लगा होता है ना तो उसका मतलब होता है 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ यानी कि 1 सेकेंड का 1 के पीछे यहाँ पे 9 ज़ीरोस लगा दो, ठीक है। 4 4 8 और एक 9, ये 9 ज़ीरोज़ आपने लगा दी, यानी कि इतनी सेकंड जो होती हैं वो आपकी 1 नैनो सेकंड के इक्वल होती है, 1/10⁻⁹ माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में ये मल्टीपल हो जाता है 10⁻⁻⁶, यानी यहाँ -9 है, इसकी जगह -6 कर दिया तो ये आपका माइक्रो सेकंड हो गया। अब माइक्रो सेकंड को अगर आप वैसे समझेंगे तो इट इज़ अ 1 मिलियनथ ऑफ ए सेकेंड। तो यहाँ से आपका एक स्मॉल क्वेश्चन भी बन जाता है जिसमें होगा कि 1 मिलियनथ ऑफ ए सेकेंड इज नोन एज माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड, तो आपको लगाना है माइक्रो सेकेंड। इन नैनो सेकेंड इज 1 बिलियनथ ऑफ ए सेकेंड। सिमिलरली जो नैनो सेकेंड है वो कितना होता है आपका 1 बिलियनथ ऑफ ए सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, या ओलंपियाड्स में आप इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी मेमोरी बेस्ड आपको यूज़ करना है तो वो आ जाएंगे। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर यूज्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, डेफिनेटली दैन दैट टू वेरी हाई साइंटिफिक रिसर्च, राइट। Time measuring devices used in sports can measure time intervals that are 1/10 or 1/100th of
सेकेंड, यानी कि वो वॉचेस जो आपकी स्पोर्ट्स में यूज़ की जाती हैं, स्पेशली लाइक रिले रेस में और इन सारी चीज़ों में, और बहुत ही कॉम्पिटिटर रनर्स होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आपके आपके पास इस तरीके की वॉचेस होती हैं जो कि 1/10 भी जो है मेज़र कर ले, या 1/100 भी वो आपका मेज़र कर ले, राइट। वो आप यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच। ऑन द अदर हैंड द टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, आपने देखा होगा जो हिस्टोरिकल इवेंट का चार्ट इस तरीके से दिया जाता है ऐसे करके, लाइक 1920 में ये हुआ था, सन ईयर 2000 में ये हुआ था, 2020 में ये हुआ था, जैसे 2020 में कोविड आया था आपका, अभी 2022 कंप्लीट होने वाला है और 2023 आपका आने वाला है। तो इस तरीके की हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियल्स आपकी बताई जाती हैं जब आप लंबे हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th में क्या हुआ, 21st में क्या हुआ, ठीक है ना। द एजेस ऑफ स्टार्स, यानी कि स्टार्स की उम्र और प्लैनेट्स की उम्र, दे आर एक्सप्रेस्ड इन द बिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि उनकी जो उम्र है वो आप ऐसे 100 साल, 200 साल, 1000 साल, आई मीन 1000 ईयर्स इस तरीके से नहीं बता सकते डेफिनेटली, क्योंकि अगर इतनी कम एज होती ना तो अर्थ पे इतनी सारी पीढ़ियों का या इतना बड़ा हम इतिहास नहीं पढ़ रहे होते अपना, राइट, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते। नाउ कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विद? yes, we can imagine the range of intervals that we have to deal with। जस्ट नाउ हमने देखा कि हम लोग माइक्रो सेकंड्स में भी हमें टाइम मेज़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नैनो सेकंड में भी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में भी कर सकती है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी कर सकती है। दूसरा हमने आपको बताया लाइट ईयर में भी पड़ सकती है, ठीक है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक की डिस्टेंस को अगर आप देखें कि इतने समय में पूरी होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक, वो है आपको आपको पढ़ाया गया है मेजरिंग स्पीड, यानी कि स्पीड को कैसे मेज़र किया जाता है। ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है 7th क्लास में, आप देखिएगा, ठीक है। फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है आपका, मोशन एंड टाइम। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया कि टाइम, ये स्पीड को आप कैसे मेज़र करते हो, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये ऑलरेडी आपने देख लिया, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उसके बाद इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दे दी है। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या कहा है, इस एक्टिविटी में इन्होंने कहा है कि एक ड्रॉ ए लाइन ऑन द ग्राउंड विद चॉक पाउडर, चौक से एक लाइन ड्रॉ कर लेने का ग्राउंड पे, और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट, ठीक है। अपने किसी भी एक दोस्त से कहो कि तुम 2 मीटर जो है वहाँ से दूर खड़े हो जाओ। सपोज ये एक लाइन है, कह दो अपने दोस्त से कि ये 2 मीटर की दूरी है, कि तुम्हारा दोस्त जो है वो फ्रेंड जो है वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम खड़े हो पर्सन। नाउ नोट द टाइम एट मोमेंट द सॉरी, लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल अलोंग द ग्राउंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब तुम्हारा दोस्त को बोलो कि यहाँ अगर जो खड़ा हुआ है ना, यहाँ से खड़ा होके बॉल इधर को फेंके, मतलब ऐसे हवा में नहीं फेंकना है, ग्राउंड पे रोल कराना है ना, ऐसे ग्राउंड पे लुढ़कते हुए बॉल जानी चाहिए यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब जिस मोमेंट पे वो बॉल इस लाइन को क्रॉस करे वो टाइम आप जो है वो कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट द टाइम ऑफ द मोमेंट। और वो टाइम मोमेंट कर लोगे तो क्या हुआ, ये डिस्टेंस आपको मालूम ही है कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। टाइम आपने देख लिया कि बॉल यहाँ से यहाँ तक में कितना समय ले रही है। सपोज बॉल ने आपका लिया 12 सेकेंड ले लिया, ठीक है ना, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा आपका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी 2 मीटर, टाइम कितना हो गया 12 सेकेंड, ठीक है ना। तो 2 6 या 12, तो ये आपका आ गया 1/6 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है ना। तो ये ब्लू वाला स्पेशल पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये इन्होंने कुछ पुराने ज़माने में जो टाइम को मेज़र करने के लिए आपके यंत्र यूज़ किए जाते थे वो इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि इट इज़ ए सनडाइल एट जंतर मंतर दिल्ली, राइट। ये आपकी सैंड क्लॉक है जो कि आज भी कभी कभी दिखाते हैं ना मूवीज़ में, विलन्स के पास भी होती है, ठीक है। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों के पास ये क्लॉक हुआ करती थी, ठीक है। ये एक और क्लॉक है, ये आपकी वाटर क्लॉक है, ये आपने मोस्टली नहीं देखी होगी, तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करती है। नाउ इसके बाद ये लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये बॉल वाली जो एक्टिविटी है ये मैंने आपको बता ही दिया,
कि किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसने यहाँ पे कहा कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल, ये हमने पूरा देख लिया, रिकॉर्ड हमने कर लिया। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग। तो इसके बाद में इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है कि यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब वो तो तुम मोस्टली इस एज में, इस क्लास में डेफिनेटली आप लोग करते ही होंगे, राइट, कि आप दो तीन फ्रेंड्स हैं और साइकिल पे जो है जा रहे हैं साथ में। समटाइम्स आप लोगों ने रेस भी लगाई होगी जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है कुछ भी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन तेज़ साइकिल चला रहा है, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी स्पीड कम है, राइट। So you need to know the distance of the school from your home और from some other point। तो आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। सपोज ये आपका एच, ये आपका घर है और ये है आपका यहाँ पर स्कूल, दैट इज एस। अब ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है ये आपको पता है। सपोज दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर्स, राइट। This distance is 2 kilometer. Each one of you then can measure the time taken to cover the distance and calculate your speed. अब मान लीजिए आप कई सारे फ्रेंड हैं, ये नीच सबसे आखिरी वाले ये आप हैं। आपने ये 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये आपने 10 मिनट में तय की। आपका कोई फ्रेंड है, उसने ये डिस्टेंस 12 मिनट में तय की, और आपका एक और फ्रेंड है, उसने ये डिस्टेंस आपकी सपोज 8 मिनट में तय कर दी। ठीक है, तो आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो आपका डिस्टेंस कितना है, अभी हमने बताया कि घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो आपकी सपोज 12 किलोमीटर्स है। तो इसको आप टोटल टाइम से, आप सपोज आपके वाले टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, दिस विच इज़ 10 मिनट्स। तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाएगा अराउंड अराउंड 1/5 किलोमीटर पर मिनट, राइट। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो आप इस तरीके से स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन आपका सबसे तेज़, वहाँ पे किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ थी। तो सबसे ज़्यादा तेज़ उसी की स्पीड होगी जिसने सबसे कम समय लिया है, यानी कि ये सबसे पहले वाला बंदा। अब ये कैसे पता ये जिसने सबसे कम समय लिया है उसी की सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स है सबकी। अगर सबकी डिस्टेंस वेरी कर रही होती, यानी सबके लिए डिस्टेंस अलग होती, टाइम अलग होता, तब हम कंपेयर कर सकते थे स्पीड कैलकुलेट करके कि कौन इनमें सबसे स्लो था, कौन इनमें सबसे फास्ट था। ठीक है, लेकिन जब कोई भी एक फैक्टर, इधर टाइम या फिर डिस्टेंस, कोई भी एक फैक्टर जब आपका कांस्टेंट हो जाता है, तो उसके बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये कंपेयर कर पाना कि किसी की स्पीड फास्ट है या फिर वो स्लो है, मतलब वो उसका मूव स्लोली मूव कर रहा है या फिर फास्ट मूव कर रहा है, राइट। नाउ इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज़ द फास्टेस्ट। तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो इंटरेस्टिंग है और आपको कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन आर गिवन। तो इन्होंने कुछ कुछ ये यहाँ पे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको बता रहे हैं। उससे पहले इन्होंने आपको ना यहाँ पे एक टेबल दी है कि आपको जो अभी एक्टिविटी बताई थी वो दोस्तों की और वो सारी चीज़ें, या कोई भी आपकी बोल्ड वाली एक्टिविटी जो उससे पहले बताई थी आपने, जो भी एक्टिविटी आपने की है अपने ग्रुप में, वहाँ से आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इस कॉलम में आप कैलकुलेटेड स्पीड लिखिए और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस लिखिए जो बोलने आपकी चली, या साइकिल वाले के लिए भी सेम टेबल आप यूज़ कर सकते हैं कि साइकिल से कितनी डिस्टेंस चली और किस पर्सन ने कितना टाइम लिया। ठीक है, और इन दोनों की मदद से आपका ये स्पीड कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले उसमें इन्होंने आपको बताया है, सीबीएसई बुक में ये अच्छी चीज़ है कि ये लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को साथ साथ समझाते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ में क्या चीज़ कैसे देखते हैं। जैसे स्पीड का इन्होंने कुछ और आपको बताया है कि आप लोग रॉकेट्स है, सैटेलाइट्स हैं, वो आप देखते हैं कि जो अर्थ की ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, मतलब उनको भेजा जाता है वहाँ पे, दे ऑफन अटेन्स स्पीड अप टू अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है कि जो अर्थ की ऑर्बिट में आपको सैटेलाइट या लॉन्चिंग रॉकेट, आई मीन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स या फिर आपके रॉकेट्स भेजे जाते हैं, वो कितनी स्पीड तक उनकी, मतलब कितने तक वो स्पीड जो है अटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जो स्पीड है वो आपकी होती है लगभग लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, इतनी देर में जितने आप बोलेंगे 1,
इतनी देर में वो 8 किलोमीटर दूर चला जाएगा, राइट। 8 किलोमीटर दूर का मतलब है कि अगर आपका घर से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है तो उससे भी 4 टाइम ज़्यादा, यानी कि आपने जहाँ, अगर आप जल्दी जल्दी पलक झपका रहे हैं तो जहाँ आपने 7-8 बार पलक झपकाई बहुत ही फास्ट तरीके से, उतनी देर में रॉकेट 8 किलोमीटर आगे निकल गया ना। ऑन द अदर हैंड एक टोर्टोइज यानी कि कछुआ जो होता है कैन मूव ओनली विद ए स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टोर्टोइज। तो जब आपका कंपैरिजन आ जाता है ना, तो कंपैरिजन का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को दूसरी ऑब्जेक्ट की स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। तो जो फैक्टर आएगा ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि पहले वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, ठीक है। वो आप आराम से, लेकिन ध्यान रखना डिवाइड करने के टाइम पे दोनों की जो यूनिट्स है ना वो सेम रहनी चाहिए। लाइक अगर रॉकेट की यूनिट जो थी वो किलोमीटर पर सेकंड में है, तो ये जो टॉर्टोइज है ना ये भी आपका किलोमीटर पर सेकंड में होना चाहिए। आप देख सकते हो कि यहाँ तो है सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ पे है किलोमीटर डिस्टेंस। पहले आप इन दोनों को सेम यूनिट में रखो, या तो दोनों को किलोमीटर में कर लो या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, उसके बाद ही आप इसको डिवाइड करना है एक दूसरे से। और डिवाइड करने के बाद ही आप रेशो निकालना, उससे आपको जो है सही कंपैरिजन मिलेगा। अगर आप बिना यूनिट सेम किए उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपको कोई रिजल्ट देगा नहीं एज सच। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटी आपकी सेम होनी चाहिए फॉर कंपैरिजन पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 kg दाल है तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते 1 मीटर के कपड़े से, राइट। आप नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि ये वाली तो लंबाई है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज वेट, तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, राइट। आफ्टर दैट इन्होंने कहा कि वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम। अभी ये कैसे आप पता करोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहाँ पे आपको मैंने अभी अभी बताया कि आपके पास जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है आपके पास में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अब अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, राइट। तो दिस इज हाउ, अगर आपके पास स्पीड है और टाइम है तो आप डिस्टेंस पता कर लेंगे, ठीक है ना। लाइक डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ऐसे पता करेंगे भाई, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। नाउ तो ये इन्होंने यहाँ पे अपनी सीबीएसई की बुक में आपको दिया हुआ है कि इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब टाइम कैसे पता करेंगे? वापस यहीं पहुँच जाते हैं। अगर आपको टाइम पता करना है तो टाइम को इधर भेज दीजिए और स्पीड को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो इस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है? 1, 2 और 3। इन 3 क्वांटिटीज में से कोई भी 2 अगर आपको पता है तो आप तीसरी का पता कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है? आगे इन्होंने एक आपको चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने फाकन, चीता, ब्लू फिश इन सब की ना स्पीड दी है इन किलोमीटर पर आवर में। आपको बोल रहे हैं कि स्पीड को आप कन्वर्ट कीजिए इन मीटर पर सेकंड। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कन्वर्ट करने का, वो हम आपको बता देते हैं अभी। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इससे आपको ऐसा सच बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। आपको कैसे कन्वर्ट करना है? हर बार किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आर को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ऐसे लिखते हैं किलोमीटर पर आर, 112 किलोमीटर पर आर। अब 112 से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। 112 को यहाँ पे 112 ही लिखे रहने दीजिए, ऐसे रखे रहिए। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर्स में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, राइट है ना। ये आपका हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड। ना सॉरी, पेज चेंज हो गया आपका।
तो जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। हम्म, तो ये यहाँ से आप ऐसा करेंगे और ये 112 एज इट इज़ है, तो ये 2 ज़ीरो आपकी ऐसे यहाँ से चली गई जैसे वहाँ था, ठीक है ना। तो अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपका इतने आसान तरीके से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है इन्होंने। फिर यहाँ पे इन्होंने एक बूझो, ये है, इसका नाम है बूझो, ये कार्टून आपका दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि बूझो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर्स द स्पीड। अब बूझो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो हमें स्पीड हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े और सीधा सीधा ऐसे नाप के बता दे। यस, आपके जो स्कूटर है, जो मोटरसाइकिल है, जो कार है, उन सब में एक डिवाइस फिटेड होता है जिस पे कि आपकी स्पीड लिखी हुई आती है, ठीक है ना। आपकी स्पीड लिखी हुई आती है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। तो ऐसा डिवाइस जिससे आप स्पीड मेज़र कर सकते हैं, वो आपकी स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, कार के डैशबोर्ड पे, हर जगह आपको दिख जाएगा और उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद आपको सीबीएसई की इस बुक में 7th क्लास के बच्चों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया जाता है। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, ये भी एक तरीका होता है स्पीड को ही कैलकुलेट करने का। अब ग्राफ से अगर आप परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं परिचित हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। उससे पहले ये आपका कार का स्पीडोमीटर है, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ फिगर में। और ये आपका बाइक में कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा लोनली टाइप का दिखता है, लेकिन कार में थोड़ा सा और बेटर दिखता है। बाइक में भी आजकल जो है थोड़ा सा और न्यू न्यू तरीके से आपको दिख जाता है सामने। उसके बाद एक और आपका डिवाइस होता है जो आपको डिस्टेंस मेज़र करके बता देता है डायरेक्ट, और वो आपका डिवाइस होता है ओडोमीटर, ठीक है। वो आपका डिवाइस क्या होता है, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर से आप जो है डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। ये आपको इसमें दिखा दिया। तो इसमें आपको दो डिवाइस अभी तक बता दिए, एक स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। ओडोमीटर डिस्टेंस नापने के लिए और स्पीडोमीटर स्पीड नापने के लिए। तो इन्होंने कहा कि वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक पहेली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन ए ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या था, ओडोमीटर था जिससे आपने डिस्टेंस नापनी थी। तो उस पर उसने जो है डिस्टेंस देख लिया कि भाई अभी ओडोमीटर पे रीडिंग क्या आ रही है। आप भी देख सकते हैं अपने पापा की बाइक पे या मम्मी की स्कूटी पे या जैसे भी हो, और वहाँ पे आप रीडिंग देख के, और जब आपकी जर्नी ख़त्म हो तब दोबारा रीडिंग देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पे रीडिंग कितनी कितनी आई है। इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको एक टेबल दी है। टेबल में इन्होंने बड़े आसान तरीके से समझा है। ये सपोज़ ये वाला है कि ओडोमीटर की रीडिंग जब 8 बजे सपोज़ कोई घर से चला तब रीडिंग थी इतनी, 36,540 किलोमीटर, ठीक है। इतनी थी रीडिंग ऑलरेडी। तो ये हमारे लिए, हम इसे क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये ज़ीरो है। नाउ 8:30 बजे 8:30 AM पे ये रीडिंग थी 36,560, यानी कि इसने 20 किलोमीटर आपका चल लिया था। ये कैसे पता किया, इस वाली यूनिट में से ये वाली यूनिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हम माइनस कर दें 36,560 माइनस 36,540, देन वी विल गेट दिस 20 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका जो है आप इस तरीके से आप जो है इसमें डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। एंड ये मेज़र किससे किया, हमने ओडोमीटर से किया। इसके बाद ही क्या बताते हैं कि इन्होंने यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, आई थिंक कुछ रन वगैरह का, तो वो हम देख लेते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं बताया हुआ है ना, यस 13.8, राइट। इन्होंने बोला है कि वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच ए ग्राफ इज प्लॉटेड नाउ। इसमें इन्होंने ऊपर यहाँ पे बोला है, you might have seen that newspaper magazine present the information in various forms of graph to make it interesting, right? अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने देखा होगा बहुत जगह इस तरीके के ग्राफ्स आपके सामने रहते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज शोन इन दिस फिगर 13.8। नाउ इस तरीके के ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ, जिसमें इस तरीके की बार्स बनी रहती है ना, इस तरीके की बार्स बनी रहती हैं, इनको हम बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है ना।
एक और दूसरे तरीके का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ये आपको सारे ना इनके ग्राफ के जो टाइप हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर का एक तरह से रिवीजन सा देख रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये देख रहे हैं कि भाई सीबीएसई में ये पढ़ाते क्या हैं, आखिरकार बच्चों को क्या पता होता है जो सीबीएसई से 7th क्लास में पढ़ लेते हैं साइंस में, फिज़िक्स में। तो ये एक आपका इन्होंने बार ग्राफ बता दिया है कि उन्होंने आपको पाई चार्ट बता दिया। पाई चार्ट तो क्या होगा, ये जैसे आपकी एक पाई होती है ना, ऐसे गोल गोल, ठीक है ना। तो अगर आप इसके पाई के फ्रैक्शंस में कोई क्वांटिटी आप बताते हैं कि भाई ये कोई क्वांटिटी है, 1 इतनी परसेंट है, ये 2 है, तो पूरे पाई को आप मान लेते हैं कि ये 100% है, यानी ये कंप्लीट है, और उसका इतना हिस्सा ये बात है, इतना हिस्सा ये बात है। तो इस तरीके के चार्ट को हम कहते हैं पाई चार्ट। ना जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं वो एक होता है लाइन ग्राफ। वो लाइन ग्राफ कैसे होता है वो भी आगे देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें क्या है, ये देखिए, जैसे ये पहला वाला एग्जांपल है, यह है आपका पाई चार्ट, ठीक है ना। एक पूरा सर्कल हमने मान लिया कि एक पूरी एक्टिविटी है 100%। अब इन्होंने कहा ये जो ग्रे वाला हिस्सा है ना, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। ये है आपका नाइट्रोजन, ये वाला पार्ट सारा, ये नाइट्रोजन है, सब ग्रे एक कलर का। एक येलो थोड़ा सा है, ये आपका अदर गैसेस, और ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, ग्रीन वाला, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन। अब ये किस चीज़ का है, ये है कंपोजिशन, एयर की कंपोजिशन जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका पाई चार्ट। ये आपका जो है वेट किस तरीके से वेरी करता है एज के साथ में, ये उसका चार्ट है कि कोई 2 साल का बच्चा होगा, उसका वजन लगभग कितना होगा, 10 किलो। कोई 4 साल का बच्चा होगा, उसका वजन लगभग आपका यहाँ पे मान लीजिए आप 13-14 किलो हो जाएगा, ठीक है। अब कोई यहाँ पे सपोज़ 22 साल का बच्चा होगा या 22 साल का अडल्ट होगा, तो उसका वेट इसने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखा दिया है, इट्स अराउंड 70 kg, एंड इट सीम्स कि वो 22 साल का जो यंगस्टर है काफ़ी हेल्दी है, इसलिए उसका वेट वेट कितना हो गया, अराउंड अराउंड 70 kg। तो ये आपका एक लाइन ग्राफ हो गया। आपने देख लिया किस तरीके से आप इसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और लाइन ग्राफ में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल कि ये वाली जो एक्सिस होती है ना, ये वाली हॉरिजॉन्टल वन, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इस वाली को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। इनके एक अलग अलग नाम भी होते हैं। इसको एब्सिसा भी कहा जाता है, अगर आप मैथ्स में आगे पढ़ते हैं तो इसको एब्सिसा भी कहा जाता है। और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। हालांकि इस नाम से, इन दोनों ऑर्डिनेट और एब्सिसा के नाम से, इनको बहुत कम लोग जानते हैं, बट यू नो इट, राइट। नाउ उसके बाद में इन्होंने और क्या बताया, यहाँ पे देख लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे एक्सिस समझाई है कि ग्राफ पेपर, सपोज आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, तो ग्राफ पेपर के अंदर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका इधर से वाई एक्सिस है। और अगर आपका इसको आप ओरिजिन मान लो ओ, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स साइड है, और जो ओरिजिन है इसके जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम मान लेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि जो वैल्यू ज़ीरो से कम होगी ना उसको तो इधर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जीरो से ज़्यादा होगी उसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही ये वाई एक्सिस के लिए, जो जीरो से ज़्यादा होगी उसको ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो जीरो से नीचे होगी यानी कि नेगेटिव में होगी उसको इधर, ठीक है। और हमेशा जब यहाँ पे ऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, तो पहले एक्स वाला पार्ट लिखते हैं। यानी कि सपोज एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू है सपोज 3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2,3। और चूंकि दोनों पॉजिटिव एक्सिस हैं तो यहाँ पे 2,3 आएगा। सपोज यहाँ पे आपका हमें लिखना है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 होगी तो उसका मतलब वो वैल्यू -2 है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, तो हम इसको लिखेंगे -2,3, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या है, ये वाली एक्सिस भी और ये वाली एक्सिस दोनों नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -2 -3। अब जैसे ये वाली है, इसमें क्या है, वाई एक्सिस तो इसमें नेगेटिव है -3, और 2 जो है आपका पॉजिटिव है, तो 2, -3। तो इस तरीके से ये ग्राफ का आपका चार्ट होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद इन्होंने एक ये मोशन ऑफ कार दिया है कि जब टाइम 0 मिनट था तो उसने डिस्टेंस 0 चली थी, जब 1 मिनट था तो 1 किलोमीटर, 2 मिनट था तो 2 किलोमीटर, 3 मिनट था तो 3 किलोमीटर। तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर दो। तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरीके का प्लॉट आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये सपोज आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। इन्होंने प्लॉट किया होगा ऑलरेडी, है ना। ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, और ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से ना एक्स एक्सिस का पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, है ना, 2 मिनट में
2 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से इसके यहाँ पे ऑर्डिनेट्स करके ये आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ये आपकी लाइन हो गई, तो ये आपका लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दे दिया है, फाइन। फिर उसके बाद ये एक और अलग से आपको ग्राफ दिया। ग्राफ की एक सबसे अच्छी बात इसमें इन्होंने ये बताई हुई है आपको इस बुक में, कि सपोज़ आपने तो मेज़र किया था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये चार पॉइंट्स पे सिर्फ आपने देखा कि भाई किस टाइम पे कितनी डिस्टेंस थी। और जब एक बार आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी ना, पूरी पूरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसके बाद आप अगर ये भी देखना चाहें ना कि 8:45 पे मेरी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस तय की थी, तो आप एक लाइन स्ट्रेट यहाँ से इस लाइन पर डालेंगे और एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर इधर डालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ है और इस परपेंडिकुलर, सॉरी ये पूरी परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू यहाँ है, तो उसका मतलब होगा कि इस 8:45 AM पे आपकी गाड़ी ने, ये जो यहाँ पे 30 है ना, कि इतनी डिस्टेंस चली थी, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि फिर ना जब आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो आप इंस्टेंटली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकते हैं किसी भी टाइम पे, अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो, ठीक है ना। तो ये आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसमें बता दिया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और क्या पढ़ाया जाता है अभी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को। ख़त्म, बस इतना ही पढ़ाया गया। फिर उसके बाद कीवर्ड्स इन्होंने आपके दे दिए हैं। कीवर्ड्स में भाई बार ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया, पाई चार्ट नहीं दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दिया, ऑसिलेशन दे दिया, सिंपल पेंडुलम दे दिया, स्पीड दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिट ऑफ टाइम। तो ये सब आपने देख लिया। उसके बाद ये कि इन्होंने आपको रिवीजन कराने के लिए दिया है कि अब तक इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, तो वो हम देख लेते हैं कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस मूव करती है उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ मूविंग फास्टर। सो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्पीड से आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रही है, कौन आपकी स्लो मूव कर रही है, अपार्ट फ्रॉम अपनी आंखों से देख के। जब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है ना, आपको आंखों से भी ना पता चले, तो आप स्पीड कैलकुलेट करके बता सकते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो ये स्पीड की आपकी डेफिनेशन है, जो कि फर्स्ट वाली से ऑलमोस्ट मैच करती है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या सिमिलर ही है। और इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा आपकी दूसरी यूनिट्स हो सकती हैं किलोमीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। पीरियडिक इवेंट्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, राइट। पीरियडिक इवेंट्स मतलब जैसे आपको बताया था ना कि वो सिंपल पेंडुलम यूज़ होता था पहले उसमें क्लॉक्स में, फिर इसी का एडवांस वर्जन आ गया, ठीक है ना, फिर वो क्लॉक्स में और रिस्ट वॉचेस में यूज़ होने के लिए। सो दैट्स इट। तो वही है ये। और पीरियडिक मोशन किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मोशन अगेन एंड अगेन आप अपने आप को ऐसे रिपीट करता है सिमिलर फैशन में, उसको हम पीरियडिक मोशन कहते हैं ना। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बताया कि ये आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते हैं। यहाँ आपने डिस्टेंस को ड्रॉ किया और यहाँ आपने टाइम को ड्रॉ किया, राइट, इस तरीके से। और कि इतने टाइम पे इतनी डिस्टेंस थी, ये एक पॉइंट मिल गया, इतने टाइम पे इतनी डिस्टेंस थी, ये एक पॉइंट मिल गया। इस तरीके से मिनिमम आपको 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए अच्छे से प्रेडिक्ट करने के लिए। हालांकि 2 पॉइंट से भी आप एक लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी इजीली, ठीक है ना। इसको दो को ऐसे करके फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए इस तरीके से, तो यू विल नो, राइट। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मोशन ऑन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड इज एन स्ट्रेट लाइन। तो अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो ये वाला आपका एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे आप अगर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ऐसे है और यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है, यानी कि टाइम कोई भी चेंज करें डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे खड़ी ही हुई है, ठीक है, वहाँ से हिली नहीं है। तो ये आपका है। तो इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड का ये जो बुक है आपका, ये आपका ख़त्म हो जाता है। इसमें फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, जो कि आपको क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग एज ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। तो आपको बताना है कि वेदर ये जो मोशंस हैं ये आपका स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, ऑसिलेटरी है। जैसे ये आपको दिया हुआ है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, तो ये अगर इन सब में अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा ऑसिलेटरी में,
ठीक है ना, ये आपका ऑसिलेटरी होगा। मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ड ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो अगर स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो डेफिनेटली ये एक आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड, इट इज़ ए सर्कुलर मोशन, राइट, तो आप इसको सर्कुलर लिखेंगे। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन सीसो, तो इसमें आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन आपका हो जाएगा। मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ये आपका आ जाएगा ऑसिलेटरी मोशन में। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, तो ये बात आप जानते हैं कि टाइम की बेसिक यूनिट सेकंड होती है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, नो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ नहीं मूव करती, कुछ की डिफरेंट भी हो सकती हैं, कांस्टेंट भी हो सकती हैं। डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर, दैट्स ट्रू। दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा किलोमीटर्स में बताई जाती है। द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज़ कांस्टेंट, दैट्स ट्रू। एक पर्टिकुलर लेंथ के जो आपका पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, यस। इन मीटर पर आवर नो, यू कैन नॉट। मीटर पर आवर का मतलब है कि 1 मीटर कितनी छोटी सी डिस्टेंस है और उसको अगर तुम पर आवर के हिसाब से एक्सप्रेस करोगे, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट। क्योंकि ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो और वो जो ट्रेन है वो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो आपकी जो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी डेफिनेटली वो आपकी बड़ी यूनिट होगी और जो टाइम की यूनिट होगी वो आपकी छोटी यूनिट होगी, ठीक है ना। तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, इतने किलोमीटर पर आवर में देख सकते हैं। या अगर मीटर के साथ आप जाना चाहेंगे तो आप इसमें सेकंड में जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी के आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो 20 ऑसिलेशन इसने कंप्लीट करे 32 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा 32/20 में, तो कितना हो गया, ये हो गया 1.6 इसका टाइम पीरियड हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज़ 240 किलोमीटर, ट्रेन टेक्स 4 आवर्स। तो इस तरीके से है ये सब, आप एक बारी सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, बिकॉज ये पूरा चैप्टर में सॉल्व करके, आई मीन ये पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में डाल देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो वीडियो है ये आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी। और ये जो इन्होंने एक्सटेंडेड लर्निंग दे रखी है ना, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप, क्योंकि ये इकलौती वीडियो ही जो है आपकी अराउंड अराउंड 1 आवर की हो गई है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉइंग योर स्टडी।